तो हेलो गाइस, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। जो भी कर सका है और जो भी रह गया हो, कैसे हो? आई होप कैसे हो सब लोग, आई होप सब बढ़िया हो गए। ठीक है, तो सीन ऐसा है कि आज हमें क्या पढ़ना है, गवर्नमेंट बजट। सीन पता है क्या है? आज मतलब मैं एक दिन पहले रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो 10th आज हो रखी है। मैंने 9th को भी रिकॉर्डिंग करी थी, बट वो वीडियो डिलीट हो गई मुझसे जल्दी जल्दी में। मैं तुम लोगों के लिए कल अकाउंट्स की वीडियो डिलीट कर रहा था, मेरे पे स्टोरेज फुल हो गई, तो मेरे को गलती से वो डिलीट करनी पड़ गई। ठीक है, तो बट कोई नहीं, करते हैं गवर्नमेंट बजट पूरा। ठीक है, देखो गवर्नमेंट बजट एक बार तो मैं पढ़ा चुका हूँ, पर मैं फिर से पढ़ाऊंगा सेम एनर्जी के साथ। चिंता मत करो, मस्त चैप्टर है। ठीक है, एक मिनट में लेट्स चेक की वीडियो सही चल रही है। यस, हेलो। तो सबसे पहले व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट बजट क्या होता है। अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा? मनी पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा। अब तुम पढ़ोगे गवर्नमेंट बजट। देखो गवर्नमेंट बजट पता है क्या होता है तुम लोगों को? गवर्नमेंट बजट मतलब तुम्हें पता है कि एक तो भैया हमारे ना पार्लियामेंट में भाई हमारे जो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं वो बजट प्लेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो वो एक्सेप्ट होता है या तो वो रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो यही सीन रहता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट बजट क्या होता है? गवर्नमेंट बजट ना बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है एक रिटन स्टेटमेंट होती है दैट शोज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यूज या फिर रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट इन अ फिस्कल ईयर फ्रॉम ऑल द सोर्सेज। तो गवर्नमेंट बजट क्या दिखाता है? इज एन आइटम, इज अ स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज, ठीक है, एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट expenditures and revenues या receipts भी बोल सकते हो ड्यूरिंग एन फिस्कल ईयर। ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, फिस्कल ईयर तुम्हें बताइए, फिस्कल ईयर मतलब वही फाइनेंशियल ईयर हो गया जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और बेसिकली 31 मार्च को खत्म होता है। ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर। ठीक है, फिस्कल ईयर, फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी बोलो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली हमारा गवर्नमेंट बजट, जिसमें आइटम वाइज एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स एंड गवर्नमेंट रिसिप्ट्स बताई जाती है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर की इन एन इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम जो ये गवर्नमेंट बजट हम बनाते हैं उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी तो होते होंगे, ऐसे थोड़ी ना बिना बात के बना देंगे गवर्नमेंट बजट। ठीक है, तो पहला है जीडीपी ग्रोथ। देखो पहला फॉरमोस्ट एक तो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव की जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ मतलब एक देखो जीडीपी ग्रोथ में देखो वैसे तो गवर्नमेंट के दो मोटिव होते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक सोशल जस्टिस। अगर तुम जीडीपी ग्रोथ करोगे मतलब तुम्हारे यहाँ पे एक तो रिसोर्स, जीडीपी ग्रोथ कब होती है? या तो तुम समझ लो जब ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है तो एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा क्योंकि ज्यादा ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ज्यादा चीजें प्रोड्यूस हो रही है और सोशल मैक्सिमाइजेशन भी होगा क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स बढ़ेगा। अभी पॉपुलेशन में मतलब तुम समझ लो बहुत पॉपुलेशन, उस हिसाब से हमारे पे रिसोर्सेज नहीं है। अगर हम रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो वो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स होगी ना, एक तरीके से वो सोशल मोटिव पूरा कर रहे हैं अपना। तो जीडीपी ग्रोथ दोनों चीजों को पूरा कर देता है। ठीक है, सेकंड इज प्रोविजन ऑफ नहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब देखो मैंने अभी बोला ना, गवर्नमेंट की दो चीजें हैं, दो मोटिव है, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है और एक सोशल वेलफेयर है। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से वो दोनों चीजें साथ में पूरी कर लेते हैं। पता है कैसे? देखो जो रिसोर्सेज जैसे कि जो हार्मफुल है ह्यूमन बीइंग के लिए, जैसे कि अपना सिगरेट्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब चीजों पे ना हैवी टैक्सेस लगा देती है सरकार। हैवी टैक्सेस लगाती है तो क्या होता है, एक तो जो मतलब नॉर्मल जनता होती है उसे खरीद नहीं पाती क्योंकि उस पर हैवी टैक्सेस है। मान लो अभी 400 रुपए की मिल रही थी अपनी, ठीक है, कोई भी पसंद वगैरह। ठीक है, अब तुमने उस पर टैक्सेस लगा दिए, वो 1000 रुपए की हो गई। ठीक है, तो पहले जितने लोग खरीद रहे थे उससे कम ही खरीदेंगे। मान लो पहले 100 खरीद रहे थे तो अब 20 या 30 ही खरीदेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो एक तो सोशल मैक्सिमाइजेशन, ये सोशल जस्टिस वाला भी रोल पूरा हो गया सरकार का, और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब वो 20 लोग भी खरीदेंगे पर वो 1000 रुपए देके खरीदेंगे, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो ही रहा है, साथ में सोशल वेलफेयर भी हो रहा है क्योंकि अब कम लोग खरीद रहे हैं उसको और वो वैसे भी हार्मफुल होता है। ठीक है, और सेकंड इज जो कपड़े जैसे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे खादी क्लोथ्स वगैरह, इन सब पे सरकार सब्सिडीज देती है जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके। तो सरकार अपने दोनों मोटिव पूरी करती है इससे। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ, देखो पब्लिक गुड्स में बताया। प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स में क्या सीन है? देखो पब्लिक गुड्स मतलब तुम्हें पता है जो मतलब हमारे यहाँ पे जैसे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई में प्रोड्यूस होते हैं। मतलब जिस गुड की ज्यादा डिमांड होती है वो बेसिकली ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो जैसे बेसिक गुड्स होते हैं जैसे डिफेंस एंड लॉ वगैरह के, उनकी ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई होती ही नहीं है। मतलब डिमांड ज्यादा नहीं होती तो सप्लाई भी ज्यादा नहीं होती। तो गवर्नमेंट टेक केयर करती है कि ये गुड्स को खुद ही प्रोड्यूस करे या फिर प्रोड्यूस करवाए, जिससे मतलब ये भी देखो जरूरी है एक तरीके से देखा जाए। लॉ और ये डिफेंस वगैरह हमारे लिए बहुत जरूरी है, बट डायरेक्टली हमको वो नहीं करते, बट इनडायरेक्टली तो हमको इन्फ्लुएंस करते ही हैं। तो गवर्नमेंट फोकस करती है कि इनका भी प्रोडक्शन हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब मैंने बोला कि सोशल जस्टिस मतलब सरकार क्या ट्राई करती है ना, देखो तुम लोग पता है देश की ऑलमोस्ट 90% इनकम 1% लोगों के पास है। ठीक है, देश की क्या मतलब पूरी कंट्री की समझ लो। ठीक है, तो सीन क्या है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ से वो क्या ट्राई करते हैं कि जो गल्फ या गैप है ना बिटवीन रिच पीपल्स एंड पुअर पीपल्स उसको कम कर सकें। कैसे? तो रिच पीपल तुम्हें पता है यहाँ पे हैं और पुअर पीपल्स यहाँ पे हैं। अब रिच पीपल पे क्या करती है सरकार? टैक्स लगाती है जिससे वो थोड़ा नीचे आते हैं, और पुअर पीपल को सरकार सब्सिडीज देती है जिससे वो थोड़ा ऊपर जाते हैं। अब तुम देखो गैप कम हो गया, पहले इतना गैप था अब इतना गैप रह गया। तो जो गल्फ या गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर उसको कम करने का ट्राई करती है थ्रू रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रिच पे टैक्स लगा के और
ये कहते हैं गरीबों को सब्सिडीज देंगे। तुम्हें तो पता ही है जैसे अपना इनकम टैक्स वगैरह लगता है, वो भी 12 लाख से नीचे पे तो लगता ही नहीं है, और 12 लाख से ज्यादा जैसे इनकम बढ़ती, शायद 12 लाख है ना, बढ़ती जाती है इनकम, तो उसके साथ वो बढ़ता जाता है, इसलिए वो प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। तो इसलिए मतलब गरीब मतलब रिचेस को मतलब जो रिच पीपल है उनको मतलब गरीबों को फायदा हो रहा है बेसिकली, और रिच पीपल नीचे आ रहे हैं थोड़ा और वो गरीब पीपल ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो इक्वालिटी बढ़ रही है थोड़ी सी। फिर देखा जाए बैलेंस रीजनल ग्रोथ। देखो बैलेंस रीजनल ग्रोथ मतलब तुम्हें पता है, देखो एमएनसीज वगैरह जहाँ भी हैं, एमएनसीज वगैरह देखो तुम कभी बहुत ही मुश्किल है तुम देखोगे कोई एमएनसी अर्बन एरिया वो रूरल एरियाज में बने, विलेजेस वगैरह में कोई भी एमएनसी सेटअप नहीं होती क्योंकि वहाँ पर रिसोर्सेज वगैरह नहीं मिल पाते उन्हें आसानी से, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट कर रही है, ये जो अपने रूरल एरियाज है या बैकवर्ड एरियाज है ना, वहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में क्या होता है बेसिकली, अगर तुम वहाँ पे अपनी इंडस्ट्री सेटअप करोगे ना तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे टैक्स हॉलीडे मिलेगा 1 महीने का जैसे, या फिर फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे दी, सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी दे दी, फ्री वाटर दे दिया। तो गवर्नमेंट क्या प्रमोट करती है ऐसी जगह पे बैकवर्ड एरियाज में कि यहाँ पे अगर तुम क्या कहते हैं इंडस्ट्री सेटअप करोगे तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जिससे बैलेंस रीजनल ग्रोथ हो सके, अर्बन तो ग्रो हो ही हो, साथ में रूरल भी ग्रो हो, ठीक है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अब देखो एक तो मोटिव भाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सरकार कैसे करती है आपको पता है, बहुत सारी स्कीम्स आपने पढ़ी होंगी पहले भी, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, पीएमआरवाई हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ऐसी सारी बहुत सारी स्कीम्स है जो सरकार चलाती है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो सके, ठीक है। तो उसके लिए भी पैसे बेसिकली बजट से ही जाते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब देखो एक इकोनॉमी में ना दो सिचुएशन हो सकती है, या तो इन्फ्लेशन हो सकता है, डिफ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन के में क्या होता है, जब इकोनॉमी में बहुत पैसा होता है तो उस टाइम पे सरकार क्या करती है, अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है और टैक्सेस बढ़ा देती है, जिससे बाहर जो लोग होते हैं ना उनके पास जो इनकम होती है वो कम बचती है, डिस्पोजेबल इनकम। जैसे मान लो मेरे पास 100 रुपए थे, मैं 100 रुपए खा के खर्च कर सकता था, पर सरकार ने टैक्स लगा दिया और मेरे पे अब सिर्फ 80 रुपए ही बच रहे हैं, तो अब मेरे पे कम पैसे बचे ना, तो इससे क्या हुआ, इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जब भी कवर करना होता है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को कम करती है और टैक्सेस को बढ़ा देती है। सिमिलरली जब डिफ्लेशन होता है तो सरकार अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, जिससे इकोनॉमी में बहुत पैसा जाता है, और टैक्सेस कम कर देती है, जिससे लोगों पे ज्यादा पैसे बचते हैं। अभी मेरे को 100 बच रहे थे पर अब मेरे पे 150 बचेंगे, तो मैं ज्यादा खा सकता हूँ, समझ लो। ज्यादा मत कॉमेंट राइट करो, ठीक है, नहीं कर रहा, पागल हो गया, मस्त फेल हो गया यार, कोई प्रैक्टिस होगा। चलो नेक्स्ट, ये हो गया। अब अपने कंपोनेंट्स आ गए। देखो बजट के कंपोनेंट्स भी कुछ होते हैं, ये पूरे चार्ट में मैंने ऑलमोस्ट आधा चैप्टर निपटा दिया है, ठीक है, समझते रहो। देखो गवर्नमेंट का बजट, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लाइन बना देता हूँ, तुम लोग को यहाँ पूरा समझाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले गवर्नमेंट बजट है, उसके दो पार्ट्स है, मैंने तुम्हें बताया है, बजट की रिसिप्ट्स या गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स कह सकते हो, और बजट के गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो बजट एक्सपेंडिचर कह दिया। अब इन दोनों के अपने में दो पार्ट होते हैं, बजट रिसिप्ट्स के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। बजट एक्सपेंडिचर के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो सीन पता क्या है, इनमें फर्क क्या है बेसिकली, तुम देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, देखो रेवेन्यू, मैं सब रिसिप्ट्स भी नहीं लिखते, एक्सपेंडिचर नहीं लिखते, मैं तुम्हें ट्रिक बताता हूँ बेसिकली इनको लर्न करने का, कैसे लर्न करना और समझ भी जाओगे एक बार में, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, ना मैंने अभी रिसिप्ट लिखा है ना मैंने एक्सपेंडिचर लिखा है, तुम इतना समझ लो रेवेन्यू और कैपिटल का जनरल नेचर क्या होता है। रेवेन्यू का जनरल नेचर होता है नीदर नॉर। अब तुम कहोगे नीदर नॉर क्या हो गया, वही बताता हूँ बस तुम याद रखो। और कैपिटल का जनरल हमारा नेचर क्या होता है, ईदर और, ठीक है। देखो नीदर नॉर है, ईदर और, तुम ऐसे तो नहीं समझ पा रहे होगे, मैं बताता हूँ। देखो हमारे बेसिकली मान लो बजट रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स क्या होता है, रिसिप्ट मतलब हमारे पे पैसा आ रहा है, पैसा दो ही सोर्सेज से आ सकता है। देखो एक तो या तो हम लोन ले लें तो क्या होगा, हमारी लायबिलिटीज बढ़ जाएगी, ठीक है, आइदर कोई हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। और पैसा ऐसे आ सकता है कि हम अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच दें, अपने शेयर्स बेच दें, तो या तो असेट कम हो गई। तो रिसिप्ट्स का नेचर, सिर्फ रिसिप्ट्स कह रहा हूँ मैं, ना रेवेन्यू ना कैपिटल। रिसिप्ट्स का नेचर क्या होता है, दे आइदर क्रिएट्स एन असेट और कॉजेज नहीं, दे आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज एन रिडक्शन इन असेट। लायबिलिटी कैसे क्रिएट करती है, हम लोन लेते हैं तब पैसा आता है, तो रिसिप्ट हो गया। दूसरा है रिडक्शन इन एसेट। रिडक्शन इन एसेट कैसे, हमने कुछ बेच दिया अपना, ठीक है, अपनी शेयर्स बेच दिए गवर्नमेंट ने, या फिर कोई प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है। तो नॉर्मली रिसिप्ट का क्या होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है रिसिप्ट का, मैं बता रहा हूँ, आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी और कॉजेस रिडक्शन इन एसेट, ठीक है। अब देखो बस इसमें ये जब मैंने बोल दिया ना, ये मैंने बोल दिया आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी कॉजेस रिडक्शन इन एसेट, इसको रेवेन्यू और कैपिटल में लगा देना है, ठीक है। देखो कैसे, मैंने बोला नॉर्मल नेचर क्या है, लायबिलिटी या फिर बोरिंग्स कम होना है, ओ लोन वो कम होना है, एसेट कम होना है। तो रेवेन्यू में क्या करेंगे, दे नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी, नाइदर या नीदर क्रिएट्स लायबिलिटी, चलो, नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एसेट, ठीक है। समझाऊंगा अभी, रुक जाओ, मैं सिर्फ अभी याद करना समझा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसका मैंने बोला क्या है, ईदर और, ठीक है। तो दे ईदर या आइदर क्रिएट्स
liability or causes a reduction in asset। अब देखो क्या सीन है, मैंने बोला पैसा आ रहा है, अब जरूरी थोड़ी ना पैसा सिर्फ लोन लेके या कुछ बेच के ही आ रहा हूँ, पैसा तो और सोर्सेज से भी आ सकता है। गवर्नमेंट टैक्सेस नहीं चार्ज करती है, गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, गवर्नमेंट पर टैक्स, गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू तो एक मेजर सोर्स है ना गवर्नमेंट का पैसों का, हमसे टैक्स काटते हैं, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कितनी चीजें आ गई, प्रॉफिट्स पे टैक्स आते हैं, हर चीज पे टैक्स आता है, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया, ठीक है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बहुत सारे, जीएसटी वगैरह, ठीक है, बहुत चीजें हैं, तो सारे टैक्सेस बांटती है। और फीस हमसे लेती है, हम मान लो कि हम लोग रेड लाइट स्किप कर दी, हमने जंप कर दी, तो उसके लिए फीस जाती है, फाइन से लेते हैं बेसिकली हमसे, कोर्ट वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे फीस होती है, चार्ज होती है, तो बहुत सारी चीजें रेवेन्यू आने के लिए। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स, देखो यहाँ मैं रिसिप्ट लिख सकता हूँ, ठीक है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो हो गई जो ना ही, देखो ध्यान से समझना, दे नाइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी नॉर कॉजेज एन रिडक्शन इन एसेट, एनी एसेट, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पैसे तो आ रहे हैं बट ना ही लायबिलिटी हमारी कम हो रही है, ना ही एसेट रिडक्शन हो रहा है। देखो रेवेन्यू रिसिप्ट के एग्जांपल में बताता हूँ, आगे और भी फर्दर इनमें होता है, बट मैंने एक तुम्हें वही बता दिया कि जैसे हमारे पे पैसा आ रहा है फ्रॉम टैक्सेस या फिर फ्रॉम फीस वगैरह से कुछ, अब मान लो टैक्सेस से आ रहा है, अब वो हमारी लायबिलिटीज में ना बना रहा है, वो टैक्स हम थोड़ी ना वापस करना है, सरकार हमको वापस छोड़ना करती है वो टैक्स, तो हमारा कोई वो नहीं है, तो सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है वो, तो ना ही वो लायबिलिटी बेसिकली क्रिएट कर रहे हैं और ना ही असेट रिड्यूस कर रहे हैं, हमको टैक्स मिल रहा है, तो हमारा कौन सा असेट कम हो रहा है, तो दे आर नाइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एसेट। और कैपिटल रिसिप्ट्स मैंने बोला वो दे आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट, जैसे कि बोरिंग्स, अब हमने लोन लिया है, ठीक है, वो कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, क्योंकि दे आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, वो लायबिलिटी बना रहे हैं, हमको वो रीपेमेंट करना है उसके बाद में फ्यूचर में, और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया या सेलिंग ऑफ शेयर्स हो गया बेसिकली ऑफ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स का, गवर्नमेंट सेक्टर कंपनीज का, ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारा एसेट कम होता है पर पैसा आता है, ठीक है, तो समझ गए रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, दे नीदर नॉर बाय द रेवेन्यू और कैपिटल ईदर और, नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी नॉर कॉजेज रिडक्शन इन एसेट, कैपिटल रिसिप्ट ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट, ठीक है। अब फिलहाल सॉरी लगा क्या हुआ, लाइट चली गई, ठीक है, अब सीन पता है क्या है, कैपिटल, देखो कैपिटल रिसिप्ट में तो और कोई फर्दर क्लासिफिकेशन आगे है नहीं, मैंने एग्जांपल्स में बताई थी, या तो बोरिंग्स हो गया, ठीक है, या हो गया आपने भाई प्रॉपर्टी बेच दी सरकार ने पूरी, या डिसइन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब होता है सेलिंग द शेयर्स, ठीक है, ऑफ वैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कह सकते हैं बट इजी भाषा में गवर्नमेंट कंपनीज, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्ट करना, डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वापस ले लेना, इन्वेस्टमेंट एक तरीके से, ठीक है। अब देखो रेवेन्यू रिसिप्ट के फर्दर दो पार्ट हो गए, टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट। देखो मैं बताता हूँ, एक तो हो गया टैक्स, एक हो गया नॉन टैक्स। अब देखो मैंने तुम्हें बताया दो सोर्सेज से पैसा आ सकता है, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू में, ठीक है। बेसिकली टैक्स क्या है हमारा, देखो एक तो जैसे कि नॉर्मल टैक्सेस हो गए वगैरह वो सब, टैक्स क्या होता है बेसिकली, टैक्स तो तुम्हें पता है कंपलसरी पेमेंट होता है जो हमें करना ही होता है, और वन साइडेड पेमेंट होता है जो हम गवर्नमेंट को करते हैं, उसके बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, तो उसके बदले में हम कुछ सर्विस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते सरकार से, क्योंकि वो एक वन साइडेड यूनिलेटरल पेमेंट है और वो कंपलसरी है हमारे पास करना। और जो हमारा नॉन टैक्स रिसिप्ट है ये कंपलसरी पेमेंट्स नहीं है, ठीक है तो ये मतलब, और इनके बदले में हम लोग सरकार से सर्विस मतलब सर्विसेज भी वो कर सकते हैं, एक तरीके से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने इसमें एक एग्जांपल जैसे फीस हो गया, हमने कोर्ट में जाके फीस दी तो हम वो सर्विसेज देंगे ना कोर्ट की, तो एक तरीके से देखा जाए तो इसमें हम सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये बायलैटरल पेमेंट तो नहीं है बट बायलैटरल ट्रांजैक्शन एक तरीके से है, ठीक है, और ये कंपलसरी नहीं होता करना, ठीक है, तो हमारी बिल पे ही है, हमें करना ही नहीं करना, अब हमें कोर्ट यूज ही नहीं करना, तो फाइन्स अब तो अभी लगते हैं ना जब हम जंप करते हैं नेट लाइट, अगर जंप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बट ये तो कंपलसरी है ना, हमने पैसा कमाया हमें देना ही पड़ेगा टैक्सेस में। तो ये टैक्स हो गया, नॉन टैक्स हो गया। अब टैक्स में फर्दर दो क्लासिफिकेशन होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये तो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो हिस्ट्री में, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। देखो डायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस whose burden cannot be shifted, whose burden cannot be shifted, मतलब जिस पे इंपोज हुआ है उसी को पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स हमारा एक तो इनकम हो गया, ठीक है, ये वेल्थ हो गया, हमारी इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स लगता है, मान लो हम तुम्हारे पापा पे इनकम हुई है उस पर इनकम टैक्स लगाया, वो किसी और से कोई और थोड़ी ना देगा, तुम्हारे पापा ही देंगे ना उस इनकम टैक्स को, तो इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स आर डायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि जिस पे वो इंपोज हुए हैं वो ही पे करेगा, उसका बर्डन बेसिकली शिफ्ट नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर दोस टैक्सेस whose burden can be shifted, ठीक है, मतलब जिस पे लगा है जरूरी नहीं है वही दे। अब जैसे तुम दुकान पे जाते हो, तुमने टॉफी ली, 1 रुपए की टॉफी लेते हो, वो भी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस होती है, बट जो दुकान वाला क्या करता है वो टैक्सेस का, जैसे तुम पिज्जा खाने जाते हो, चलो ठीक है, पिज्जा खाने जाते हो डोमिनोज पे, तुम देखते हो वो जीएसटी वगैरह सब काट देता है उसमें, तो वो जीएसटी ना भाई प्रोड्यूस मतलब इससे कंज्यूमर से ही ले रहा है, अब उसे जीएसटी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उससे चार्ज करवा लिया, तो इसका जो फाइनल बेसिकली बर्डन है वो शिफ्ट हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो मैं छोटा सा मैं एक डिफरेंस भी बता देता हूँ, वो आता है एग्जाम में, ठीक है। अगर तुम लिखो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, देखो याद रखना मैं लिख नहीं रहा हूँ, बुक में गिवन है, मैं नोट्स में भी दे दूंगा, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस मतलब बेसिकली क्या होता है, whose burden cannot be shifted, और इनडायरेक्ट टैक्सेस whose burden can be shifted, पहला पॉइंट तो यही हो गया। सेकंड पॉइंट इज जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनकी रेंज मतलब कवरेज होती है बेसिकली, वो वाइडर नहीं होती, क्योंकि अब तो मान दो
हमारी इकोनॉमी में ऑलमोस्ट 74% लोग तो अभी भी थोड़े टाइम पहले पॉवर्टी में थे, ठीक है। तो 12 लाख तो बहुत ही कम लोग कमा रहे हैं, 12 लाख से ऊपर ही तुम्हें पता है, या 7 लाख या 12 जो भी था, ठीक है, उसके ऊपर ही टैक्सेस लगते हैं, और बहुत लोगों की इनकम तो बहुत मिनिमल है, ठीक है। तो उसकी कवरेज बहुत वाइड नहीं है, क्योंकि सबकी इनकम 12 लाख से ऊपर नहीं है, तो सबको टैक्स देना जरूरी नहीं है एक तरीके से देखा जाए। बट जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उनकी कवरेज बहुत वाइड है, क्योंकि तुम्हें पता है जीएसटी तो भाई 1 रुपए की टॉफी तक में जीएसटी लगता है, और 1 रुपए की टॉफी तो कितने लोग खरीदते हैं, 12 लाख की इनकम से तो बहुत ज्यादा लोग खरीदेंगे 1 रुपए की टॉफी, समझ रहे हो। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस की रेंज जो होती है बहुत वाइडर होती है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब बढ़ते जा रहे हैं, प्रोग्रेसिव बढ़ते जा रहे हैं, जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ेगी वैसे टैक्स बढ़ता जाएगा। जो डायरेक्ट टैक्सेस आर बेसिकली प्रोग्रेसिव इन नेचर, और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको रिग्रेसिव भी बोल सकते हैं, बट उसको दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि ये रिग्रेसिव बोल सकते हैं। रिग्रेसिव मतलब होता है कि जिसका मतलब बर्डन गरीब पे ज्यादा लग रहा है। तुम समझ रहे हो कि मान लो कि मेरी 5,000 की इनकम है और मेरे दोस्त की 50,000 की इनकम है, मतलब मैं नहीं, चलो एक बंदा है उसकी 5,000 की इनकम है, ठीक है, वो वेजिस पे काम करता है, उसकी 5,000 की इनकम हो जाती है मंथली, और दूसरा बंदा उसकी 50,000 की है। अब उनने मान लो 200 रुपए का पिज्जा खरीदा, अब जो 5,000 वाला बंदा है ना उसको 50 रुपए का टैक्स भी देना पड़ेगा उसको, समझ रहे हो। तो 5,000 में से 250 यूज होगा तो उसको बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बट जो 50,000 है उसमें 250 खर्च होगा, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिग्रेसिव टैक्सेस बेसिकली वही होते हैं जिनको मतलब जिनका बर्डन फाइनली उस पर ज्यादा इफेक्ट करता है गरीब पे, ठीक है। और वैसे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सुनो ये बहुत बोल दिया मैंने, ठीक है। तो इतना याद रखो, डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव जो इनकम के साथ बढ़ते जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोपोर्शनेट। याद रखो प्रोपोर्शनेट मतलब जितना सामान खरीदोगे उतना ही देना है। अब एक टॉफी खरीदोगे तो उतना ही टैक्स देना पड़ेगा, 5 खरीदोगे उसके हिसाब से देना पड़ेगा, तो ये प्रोपोर्शनेट इन नेचर होते हैं। फिर फाइनल वो लिख देना कि इसका एग्जांपल लिख देना, इसका एग्जांपल लिख देना, 4 नंबर से ऊपर आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हो, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, ठीक है। इसका जीएसटी लिख सकते हो, जीएसटी तो वन नेशन वन टैक्स अपना, ठीक है। देखो नेक्स्ट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स मतलब मैंने तो बता दिया कंपलसरी नहीं है पे करना, और इसके बदले में हम सर्विसेज भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी है बुक्स में जैसे डोनेशंस वगैरह, ग्रांट्स वगैरह, और जो सरकार अपनी इनकम अर्न करती है अपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, ठीक है। बट उसके अलावा मैंने मेन 4 लिखे हैं, उसके अलावा तुम और भी पढ़ सकते हो, मैं नोट्स में भी दे दूंगा अगर बनूंगा, ठीक है। पहला फीस। फीस मतलब तुमने कोई भी सर्विस बेसिकली यूज करनी है, जैसे मैंने कोर्ट की बोला था, अगर तुम्हें कोर्ट की सर्विस यूज करनी है तो तुम्हें फीस देनी पड़ेगी, दैट इज फीस, ठीक है। नेक्स्ट इज फाइन्स। फाइन्स मतलब फाइन्स उनको दिए, फाइन्स उनपे चार्ज होते हैं बेसिकली जो रूल्स को इवेड कर देते हैं, बेसिकली जैसे अब मैं रेड लाइट जंप कर दिया, मैं हेलमेट पहने मैंने गाड़ी चला रहा था, ठीक है, तो ये उन्हीं पे इम्पोज होते हैं जो रूल्स तोड़ते हैं, ठीक है, बेसिकली। तो ये फाइन्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रीट्स। देखो शायद दिख भी नहीं रहा अच्छे से, स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स ध्यान से समझना, जैसे मान लो एक बंदा था, ठीक है, उसकी डेथ हो गई। एक बंदा है, मैं उसका नाम राम ले लेता हूँ, ठीक है, रामू ले ले रहा हूँ, चलो। मान लो रामू की डेथ हो गई, और उसके मतलब उसके पीछे ना ही उसके कोई बच्चे थे ना उसकी फैमिली में कोई था, वो अकेला रहता था, और उसकी जमीन थी, ठीक है। अब वो मर गया, वो जमीन किस पे जाएगी, क्योंकि वो किसी के नाम वसीयत तो लिख के गया नहीं, ठीक है, कोई लीगल हायर तो है नहीं उस जमीन का, ठीक है। तो वो किस पे जाएगी, अब कोई भी उसका ओनर नहीं रहा ना उसके मरने के बाद, तो वो जमीन मतलब वो जमीन गवर्नमेंट पे चली जाएगी, ठीक है। अब किसी पे नहीं जाएगी क्योंकि कोई है ही ना किसी के नाम लिख के, या कोई है भी नहीं जिसको मिल सके, तो वो जमीन बेसिकली गवर्नमेंट के नाम चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट स्पेशल असिस्मेंट। स्पेशल असिस्मेंट ये ध्यान से समझना। देखो मान लो तुम्हारे घर एक किसी रोड पे बना हुआ है, वो टूटी सी रोड थी, तो तुम्हारे घर की वैल्यू अभी मान लो 50 लाख है, ठीक है, और तुम्हारा घर ऐसे कच्चे रास्ते पे बना हुआ, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया भाई, वहां पे 4 लेन रोड बना दी, ठीक है, और अब वो बहुत चलने लग गई, तो जो तुम्हारी प्रॉपर्टी का प्राइस था ना वो बढ़ गया, 50 लाख से 70 लाख हो गया, ठीक है। अब जो वो प्राइस बढ़ा ना, तो गवर्नमेंट उसके लिए कुछ पैसे चार्ज कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहेगी हमारी मतलब हमारे हमने जो किया है ना उसकी वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा है, हमने प्रोडक्शन किया या हमने कुछ एडवांसमेंट किया जिसकी वजह से तुम्हारी प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, तो तुम्हें उसके लिए थोड़ा सा पैसा चार्ज करना मतलब देना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है स्पेशल असिस्मेंट, ठीक है। ये हो गया रिसिप्ट वाला पार्ट। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत प्यारा चैप्टर है, ढंग से समझो, ये सब मैंने बहुत अच्छे से समझाया, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट आ जाता है बट समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अब आ गया देखो, अब आ गया एक्सपेंडिचर। स्क्रीनशॉट ले लिया था, पहले ले लिया तो अच्छी बात है, वरना पीछे जाके स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने एग्जांपल वगैरह सब लिखे थे यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ भैया रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। पहले तो बजट एक्सपेंडिचर, तुम्हें पता है एक्सपेंडिचर मतलब सरकार के सारे एक्सपेंसेस ऑन ऑल द सोर्सेज, ठीक है। रेवेन्यू और कैपिटल अभी इतना ही लिख देता हूँ मैं, तुम्हें याद है क्या लिखना है, नीदर नॉर, आगे मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, और ईदर और, ठीक है। अब देखो पहले तो तुमने उसका पढ़ा कि उसका जनरल नेचर क्या होता है, रिसिप्ट्स का। रिसिप्ट्स का जनरल नेचर होता है कि दे आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी और कॉजेज अ रिडक्शन इन एसेट। जस्ट उल्टा तुम इसका है, ठीक है, तो तुम्हें लॉजिक से समझ नहीं रहता ना, याद नहीं रहता, तो तुम इसका जस्ट उल्टा है। उधर था दे आइदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी, इसमें है दे आइदर क्रिएट्स एन एसेट, ठीक है, दे आइदर क्रिएट्स एन एसेट, उसमें था आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी, ठीक है, आइदर क्रिएट्स एन एसेट उसमें था, और कॉजेज रिडक्शन इन एसेट इसमें, और कॉजेज रिडक्शन इन लायबिलिटी।
ठीक है, क्रिएट्स एन एसेट, देखो एक्सपेंडिचर किया है मतलब एसेट खर्च, एसेट मतलब देखो हमने पैसा खर्च किया, हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, मान लो हमने कोई मशीन खरीदी या बिल्डिंग खरीदी, तो उसमें हमारा पैसा जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है हमारा, ठीक है, बट हमारी एसेट फॉर्म हो रही है, तो वो भी एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इज मान लो कि हमने कोई लोन ले रखा था पहले से, हमने लोन ले रखा था, अब हमने क्या किया, हम उस लोन का रीपेमेंट तो करना ही है, तो हमने लोन का रीपेमेंट किया बेसिकली, तो हमारी बोरिंग्स कम हो गई, मतलब लायबिलिटी कम हो गई, तो ये सब आ गया हमारा एक्सपेंडिचर में। और एक्सपेंडिचर ये भी हो सकता है जैसे सरकार को, जैसे मान लो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहाँ पे सैलरीज देनी है टीचर्स को, स्टाफ को, ठीक है, तो वो भी एक तरीके का एक्सपेंडिचर ही है, बट वो रेवेन्यू का पार्ट हो गया। मैं आगे समझा रहा हूँ। अब देखो तुमने पढ़ लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पहले तो लिख देता हूँ मैं, ईएक्सपी लिख रहा हूँ, तुम पूरा लिखना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को आता था शॉर्ट फॉर्म लिखने की, ठीक है। अब तुम्हें पता है इसका नेचर क्या था, नीदर नॉन, इसको तुम यहाँ लिख दो, नीदर creates an asset nor causes any reduction in liability, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब इसमें इधर लिख दो, इधर क्रिएट्स एन एसेट, मैं जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है, एसेट और कॉजेस, मैं रिडक्शन में नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, रिडक्शन इन लायबिलिटी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चे हो गए सरकार के जो ना ही उनकी एसेट बना रहे हैं कोई, और ना ही लायबिलिटी में रिडक्शन कर रहे हैं। जैसे एक्सपेंसेस मान लो वो, जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं बहुत सारे, वहाँ पे टीचर्स हैं, स्टाफ है, क्लर्क वगैरह, बहुत सब चीजें होती है, ठीक है, सबको सैलरीज देनी है, ठीक है, और भी नॉर्मली स्मूथ फंक्शनिंग के लिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के डे टू डे वर्किंग कैपिटल वगैरह यूज होता है, ठीक है। तो वो जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो स्मूथ फंक्शनिंग और डे टू डे के लिए यूज होते हैं, उनको हम बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्रिएट करते हैं। क्योंकि मान लो हमने कोई सैलरीज पेड की गवर्नमेंट ने, तो ना ही देखो ना कोई एसेट बनी, क्योंकि हमने सैलरीज पे करी, वो तो हमें करनी थी, उससे हमारी कोई एसेट तो बनी नहीं, और ना ही कोई लायबिलिटी का रिडक्शन हुआ, तो वो आ गई हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, दे आइदर क्रिएट्स एन एसेट और कॉजेस अ रिडक्शन इन लायबिलिटी, जैसे कि हमने कोई बिल्डिंग खरीद ली या फिर हमने कोई बेसिकली प्रॉपर्टी खरीद ली, और फिर दे और दे कॉजेस रिडक्शन इन लायबिलिटी, जैसे हम पेमेंट कर दिया हमने अपनी बोरिंग का, ठीक है। मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे हमने परचेज कर ली बिल्डिंग, लिख देता हूँ, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब इसी में आ गई, मशीनरी वगैरह, ठीक है, और लायबिलिटी में लिख देता हूँ मैं, कॉमा लिख देता हूँ, और क्या, ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स कर देता हूँ, ये एग्जांपल हो गए, और भी बुक में लिखे हैं और मैं लिख भी दूंगा नोट्स में, ठीक है। दिस इज कंपोनेंट्स, ठीक है, खत्म हो गया कंपोनेंट्स, आयो मजे से समझ आ रहे होंगे। आ जाओ फटफट इसको क्या मिटाना लिख के रख दो, ठीक है, ये मिटा के देते हैं, जगह की जरूरत होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, पूरा चैप्टर समझा दूंगा, इसमें तुम्हें मजा आने वाला। आ जाओ, अब ये थोड़ा ध्यान से समझना, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, ठीक है। पहले तो मैं निपटा दूंगा, जो बेसिकली एक्सपेंडिचर होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं, ये मैं मान गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसके अलावा एक्सपेंडिचर को हम दो तरीके से और क्लासिफाई कर सकते हैं, एक होता है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ये प्लान्ड लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ये प्लान्ड और ये नॉन प्लान्ड होगा, आई एम सॉरी मैंने प्लान लिख दिया, ठीक है। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली होता है, देखो प्लान मतलब हमने किसी चीज का प्लान किया है, ठीक है, तो प्लान एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है या वो एक्सपेंसेस होते हैं जो किसी स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स पे यूज होते हैं, जो पहले से प्री प्लान्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, जैसे मनरेगा वगैरह, ये सब पीएमआरवाई सब पहले से प्लान्ड होते हैं ना, तो ये सब प्लान्ड एक्सपेंडिचर होते हैं, क्योंकि वो किसी प्लान्ड एक्टिविटी की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। और इम्प्लान्ड या नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो पहले से प्लान नहीं किया जाते। अब मान लो कि हमें थोड़ी ना पता है कि डे टू डे में कितना वर्किंग कैपिटल यूज होगा, गवर्नमेंट को तो ना पता है कि उनकी बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या उनकी कंपनी में कितना वर्किंग कैपिटल यूज होगा, उन्हें नहीं पता होता ना। तो जो बेसिकली नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो डे टू डे स्मूथ फंक्शनिंग के लिए काम आता है, उसे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि उससे प्लान नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कितना होगा। और प्लान मतलब जो स्पेसिफिकली किसी प्रोजेक्ट या प्लान के लिए यूज होता है, जैसे कि मनरेगा, पीएमआरवाई, ठीक है, समझ गए, इजी। अब यहां से समझो, ठीक है, पहला टॉपिक इज बजट डेफिसिट, ठीक है। बजट डेफिसिट क्या होता है, मतलब हमारा बजट डेफिसिट में है, मतलब नेगेटिव में है। बजट डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट तब होगा जब इनकम कम होगी और एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, मतलब पैसा तो हम पे 100 रुपए आ रहा है पर हम खर्चा 120 का कर रहे हैं, तो हमारा नेगेटिव जा रहा है। बजट एक्सपेंडिचर मतलब बजट हमारा डेफिसिट में है। बजट डेफिसिट कब होगा, जब टोटल लिख देता हूं मैं, गवर्नमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स, ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है तो हमारा नेगेटिव जाएगा, या फिर डेफिसिट भी बोल सकते हो रिसिप्ट, ठीक है। अब इसके तीन टाइप्स होते हैं बेसिकली, एक तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, और इसके इंप्लीकेशंस पढ़ने। इंप्लीकेशंस मतलब अगर ये होगा तो क्या होगा इससे हमारा, ठीक है। अब रेवेन्यू डेफिसिट, देखो रेवेन्यू डेफिसिट का मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो रेवेन्यू वाला पार्ट है ना, सिर्फ ये डेफिसिट में गया है, तो रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू देखो नाम से पता चल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट मतलब जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वाला पार्ट है वो डेफिसिट में चला गया, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट का
फॉर्मूला देखो यार, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, ठीक है। व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आई एम सॉरी आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। एक तो आज दो वीडियो बन गए हैं, वैसे एक ही बनाता हूँ दिन की, बट चलेगा डे। तो अब सीन क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट। तो इससे इंप्लीकेशन क्या है, मतलब अगर ये होगा तो इससे ये क्या दिखाता है एक तरीके से, या फिर इसके होने से क्या होगा तुम समझ रहे हो। अगर हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो गवर्नमेंट को ना अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल मनी यूज करना पड़ेगा ये इसको फाइनेंस करने के लिए। अब जो हमारे रेवेन्यू को पैसा वो कम पड़ गया हमारे पे, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चार्ज करने के लिए, तो हमारे पे रिसिप्ट है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी कैपिटल रिसिप्ट यूज करेगी। और एक तरीके से ये बैकवर्डनेस भी दिखाती है हमारी गवर्नमेंट की, कि वो अपने रेवेन्यू या डे टू डे खर्चे भी नहीं निकाल पा रही है, ठीक है। और इससे हमारी बोरिंग्स ही बढ़ती है इवेंचुअली देखा जाए तो, ठीक है। तो ये सब इंप्लीकेशंस है, और भी होते हैं, मैं लिख दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट। देखो फिस्कल डेफिसिट ध्यान से समझना यार, तुम लोगों को पुरानी वीडियो मिल जाती है ना सर, उसमें भी बहुत बढ़िया पढ़ाया था, बट इसमें और बढ़िया हो रहा है मुझे लग रहा है, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट मींस, देखो फिस्कल डेफिसिट मतलब पूरा फिस्कल, मतलब पूरे ईयर में डेफिसिट हुआ है, तो इसका मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट। बट देखो इसमें सारी रिसिप्ट इंक्लूड नहीं होती, इसमें होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट बट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। मतलब इसमें हम बोरिंग्स इंक्लूड ही नहीं कर सकते। हम तुम्हें बताते हैं रिसिप्ट में दो चीजें आ जाती हैं, दे आइदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी। अब लायबिलिटी वाला तो हमने पार्ट ही हटा दिया, तो एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स हमने बोरिंग्स ही हटा दी है। अब इसका समझो क्या है इसका मतलब, ये किस लिए यूज होता है। अब इसमें एक तो चीज बताई गई है कि जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है बेसिकली वो बड़ा है, टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है मतलब, और एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स, हमने बोरिंग्स को इंक्लूड ही नहीं किया। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, ये बेसिकली फॉर्मूला हमें बता सकता है कि ये हमें बेसिकली बोरिंग्स कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। देखो कैसे, अब मान लो हमारे 2000 करोड़ रुपए का हमारा एक्सपेंडिचर था, ठीक है, और जो हमारी इनकम थी वो 1000 की थी, 1000 करोड़ की। तो अब जो बाकी बचा वो 1000 करोड़ था, वो भी हमें पे तो करना ही पड़ेगा ना। वो पे करने के लिए हम क्या करेंगे, लोन लेंगे। तो वो जो 1000 करोड़ हो गया ना, वो हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट हो गई। तो फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से हमें हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट बताने में हेल्प करता है। मान लो कैसे, देखो 2000 करोड़ का मैंने बोला हमारा भैया एक्सपेंडिचर है, और हमारी रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स 1000 करोड़ की, माइनस कर देता हूं। वैसे फॉर्मूला भी ये नहीं होता, फॉर्मूला में माइनस होता है, ठीक है। ये मैंने बताने के समझा दिया, फॉर्मूला में माइनस लगाना, ठीक है। यहाँ भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, ये फॉर्मूला है, बट इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर है रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। अब मान लो 2000 में 100 डाल दिया, 2000 एक्सपेंडिचर था और 1000 रिसिप्ट था, तो ये 1000 बच गया। अब ये भी तो भैया हमें पे करना ही पड़ेगा, एक्सपेंडिचर पे तो करेंगे, थोड़ी ना छोड़ देंगे, वो तो करना ही है, जरूरी है भैया हमारा। तो ये क्या हुआ, अब ये 1000 रुपए का बेसिकली हम बोरिंग्स या लोन लेंगे, ठीक है। तो ये फिस्कल डेफिसिट एक तरीके से हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट बताता है, ठीक है। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या होगा, इसके इम्प्लीकेशन देखो, एक तो हो गया कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में। इन्फ्लेशन कैसे, अब मान लो हमारी इकोनॉमी में ऑलरेडी 1000 करोड़, तो मतलब इतने पैसे थे हमारे में, इकोनॉमी में 5-6 हजार करोड़ थे ऑलरेडी। अब हमें लोन लेना है तो 1000 करोड़ रुपए और बाहर से आएंगे, वो भी इकोनॉमी में सप्लाई होंगे। एक तरीके से देखा जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कैसे, क्योंकि इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे, इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, एक तो वो हो गया कि डेट ट्रैप फॉर्म हो जाएगा। डेट ट्रैप कैसे, देखो अब हम लोन लेते हैं तो हमें सिर्फ बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पे करना होता, हमें इंटरेस्ट भी पे करना होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करना एक तरीके से वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट हो गया। अब इंटरेस्ट पे करना होता है, हम हो सकता है इंटरेस्ट पे कर दिए, हम बोरिंग्स नहीं पे कर पाए, तो फिर उसके लिए हम इंटरेस्ट के लिए फिर हम लोन लेंगे, ऐसे करते करते हम एक डेट ट्रैप में फंस जाएंगे, ठीक है। थर्ड इज हमारी फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ाता है। अब देखो अगर हम लोन लेंगे फॉरेन से तो फॉरेन क्या करेगा, वो हमारी कंपनी के सारे अफेयर्स में इंटरफेयर करेंगे, क्योंकि उन्हें तो भाई अपना लोन रिकवर करना है, और उनके फिर राइट्स आ जाते हैं एक तरीके से कि वो हमारी वर्किंग में इंटरफेयर कर सकते हैं। तो हमारी एक तरीके से देखा जाए तो फॉरेन डिपेंडेंस बढ़ गई। और लास्ट कह सकते हैं कि एक तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो कम हो गई, डिप्लीट हो गई। मान लो तो बैंक्स में भी होता है नॉर्मल की क्रेडिट वर्दिनेस होता है ना, जिसकी क्रेडिट वर्दिनेस अच्छी होती है उनको लोन इजीली मिल जाता है, तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी एक तरीके से कम हो गई अगर हम लोन ले रहे हैं ज्यादा, तो ठीक है, और उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, जैसे डेट ट्रैप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लास्ट इज प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। प्रदीप भी कार्ड दिया उन्होंने, ठीक है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला समझो, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, मतलब मैं एफडी लिख रहा हूँ, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब देखो ये फॉर्मूला बेसिकली क्या बता रहा है, समझो समझो समझो। अब जब हमने फिस्कल डेफिसिट निकाला था तो इसमें से हमें क्या निकला था, बोरिंग्स रिक्वायरमेंट। मतलब ये जो 1000 रुपए की थी हमारी बोरिंग रिक्वायरमेंट थी, वो हमने यहाँ ले ली, ठीक है। 1000 रुपए की बोरिंग्स रिक्वायर्ड, इसमें से हमने इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया, ठीक है। इंटरेस्ट पेमेंट हटा दिया तो इससे क्या मतलब समझ आ रहा है, देखो 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 समझ आओ, अच्छे से समझो। ये 1000 बोरिंग्स थी हमारी, 1000 रुपए की मान लो बोरिंग्स थी, और 500 रुपए का हमें इंटरेस्ट पे करना था, ठीक है। मान लो कि 1000 रुपए की हमारे ऊपर बोरिंग्स आई, और जो 500 रुपए था वो हमें इंटरेस्ट पे करना था। अब जो ये 500 रुपए बचा, इससे हमें क्या समझ आता है
कि ये जो 500 रुपए का हमने लोन लिया है ना, वो हमने करंट यूज के लिए लिया है, और जो बाकी 500 यूज हो रहा है वो तो इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया था हमने लोन। समझो, देखो ये थोड़ा वर्डिंग समझ नहीं आएगी, मैं समझाता हूँ। देखो एक तो इंटरेस्ट ना पिछले साल का देना होता है हमें, तो इंटरेस्ट पेमेंट पिछले साल का मान लो, ठीक है। तो वो समझ के साथ है, मान लो हम लोगों को हमने 1000 करोड़ का लोन लिया है, 1000 करोड़ में से 500 रुपए तो हमारे प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट में यूज हो गया, तो जो बाकी बचे वो 500 करोड़ है। इससे क्या समझ आता है कि जो 500 करोड़ का लोन लिया है, बेसिकली हमने वो 500 करोड़ का ही लोन इंटरेस्ट पेमेंट से हट के लिया है, मतलब अभी करंट बोरिंग्स के लिए लिया है, और जो 500 करोड़ का हमने लोन लिया है वो तो पहले से लिया है, मतलब पिछली इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया है। तो उससे समझ आता है कि आई होप तुम समझ आ रहा हो जो मैं कैसे समझा और को। एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, देखो मान लो मेरे पे एक ये है, ठीक है, मेरे पे एक ये पैकेट है पेन का, सैशे है, ठीक है, इसमें 5 पेन है, ठीक है। अब मैंने मान लो ये मैंने लोन लिया है, ठीक है, बाहर से मैंने इसका लोन लिया है, बट मेरे को ना ये यूज करने हैं, ठीक है, मेरे को अभी अपनी कॉपी में यूज करने हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने मैंने लिए हैं, मैंने 3 तो बेचने के लिए लिए हैं मान लो, ठीक है, और जो मैंने 3 पेन इसमें से लिए हैं वो बेचने के लिए लिए हैं, और जो 2 हैं वो मैंने यूज के लिए लिए हैं। तो वो जो 3 बचे, पता चल रहा है कि जो 3 जो हमारे यूज के लिए लिए हैं ना, वो हमने मतलब बेसिकली बेचने से अलग, मतलब जो 2 हैं वो बेचने से अलग लिए हैं, यूज के लिए, समझ लो कि जो हमारे जो 1000 करोड़ है उसमें से 500 करोड़ तो हमने पहले के इंटरेस्ट के लिए लिए हैं, और जो ये 500 करोड़ बचे हैं वो ही लोन के लिए लिए हैं। तो इसमें ये मैं इसलिए समझाता हूं क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज जीरो प्राइमरी डेफिसिट। अगर जीरो प्राइमरी डेफिसिट है वो कब होगा? मान लो जीरो प्राइमरी डेफिसिट देखो तभी होगा जब 1000 का ही फिस्कल डेफिसिट होगा और 1000 का इंटरेस्ट पेमेंट होगा। तो इस ये हमें क्या बताता है, ठीक है, What does जीरो प्राइमरी डेफिसिट टेल्स? ये क्या बताता है कि जो हमने लोन लिया है ना वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया है, करंट बोरिंग से करंट एक्सपेंडिचर के लिए तो हमने लिया ही नहीं है लोन, हमने प्रीवियस इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया है। तो ये सरकार की बैकवर्डनेस दिखाता है बेसिकली कि वो सिर्फ लोन ले तो रही है बट वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए ले रही है, प्रिंसिपल अमाउंट तो हम पे ही नहीं कर पा रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट तो बहुत टाइम बाद आएगा। और तुम पता है एक रिसर्च ने बताया था कि पर पर्सन कितना लोन है, मतलब हमारी कंट्री पे इतना लोन है कि अगर उस पर पर्सन निकालोगे ना तो पर पर्सन 1 लाख रुपए का लोन आएगा, इतना लोन है हमारी कंट्री पे, ठीक है। पहले के टाइम था, मतलब अभी शायद थोड़ा कम हो गया। तो यही बताता है बेसिकली जीरो फिस्कल प्राइमरी डेफिसिट कि जो भी लोन लिया है वो सारा इंटरेस्ट पेमेंट के लिए लिया है और प्रिंसिपल अमाउंट तो पे नहीं कर पा रहा है। तो बैकवर्डनेस दिखाता है और इंप्लीकेशंस आर सेम लाइक फिस्कल डेफिसिट, एकदम सेम है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। आई होप समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस बजट। देखो बजट बैलेंस कब होगा भाई? बजट बैलेंस कब होगा मतलब जो बैलेंस शीट हमारी इक्वल कब होती है? जब लायबिलिटीज और एसेट इक्वल होती है। तो हमारा बजट बेसिकली बैलेंस कब होगा? जो जब टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है, बस नहीं है। तो इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या होते हैं? देखो बजट एक्सपेंडिचर के मेरिट्स क्या होगा, मतलब हमारी इकोनॉमी मेरिट्स मतलब क्या अच्छा है उसमें, ठीक है। तो अरे नहीं, मतलब मैं वो नहीं समझा रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें मेरिट्स का मतलब क्या होता है। मेरिट्स में बता रहा हूँ कि मेरिट्स क्या होगा इसके, कि देखो एक तो ये मेरिट हो गया कि स्टेबिलिटी है इकोनॉमी में, मतलब ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, मतलब इकोनॉमी में स्टेबिलिटी है, कोई चेंजेस इतनी जल्दी नहीं होंगे, तो लोग ना प्रमोट करेंगे, जैसे कि शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करना प्रमोट होगा, मतलब वेंचर कैपिटल प्रमोट होगा। बेसिकली तुम मानते हो कि अगर शेयर्स में हम शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, बट कुछ लोग होते हैं जिनको डर होता है कि क्या पता आगे जाके प्राइस गिर जाए, बट अगर इकोनॉमी में स्टेबिलिटी होगी तो हमें पता है कि एक स्टेबल ग्रोथ हमें मिलेगी, तो हम ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे उसमें, ठीक है। डीमेरिट्स ये है कि ये अच्छा नहीं होता, देखो मतलब जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ना उनके अच्छा नहीं है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। नॉर्मली इंडिया जैसी कंट्रीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज में वो वहाँ पे जरूरत क्या होती है, ज्यादा एक्सपेंडिचर की जरूरत होती है गवर्नमेंट की, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो सके, ये सब चीजें बिल्ड हो सके, इसलिए नॉर्मली वहाँ पे बेसिकली डेफिसिट बजट ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये वहाँ पे अच्छा नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज में बेसिकली बैलेंस बजट, ठीक है। नेक्स्ट इज अनबैलेंस बजट। देखो अनबैलेंस्ड मतलब वो बैलेंस नहीं है, या तो इधर से बैलेंस नहीं है या इधर से बैलेंस नहीं है, या तो एसेट ज्यादा है लायबिलिटीज कम है, या लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है, ठीक है। तो अनबैलेंस बजट तब हो सकता है या तो जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर हो टोटल रिसिप्ट से, इसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट, नहीं एक्सक्यूज मी सॉरी, इसको हम बोलेंगे टोटल रिसिप्ट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से, इसको हम बोलेंगे सरप्लस बजट। या तो टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो सकता है टोटल रिसिप्ट से, इसको हम बोलेंगे डेफिसिट बजट। अब देखो सरप्लस बजट तो मैंने बता दिया, यहाँ टोटल रिसिप्ट ज्यादा है टोटल एक्सपेंडिचर से। तो सरप्लस बजट की मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ये एक तो इससे पता चलता है कि हमारी गवर्नमेंट ने टैक्स कलेक्शन अच्छे से कर पा रही है, क्योंकि अच्छे से टैक्स पेमेंट हो रहा है तो तभी हमारी इनकम बढ़ी है। मतलब मेरिट्स तो यही है कि सब अच्छा चल रहा है, हमारे पे ज्यादा पैसा कलेक्ट कर पा रही है गवर्नमेंट, मतलब टैक्सेस से और अदर सोर्सेज से अच्छा पैसा कलेक्ट कर पा रही है। डीमेरिट्स क्या है? तुम समझ रहे हो कि ये उस सिचुएशन में अच्छा नहीं है जब इकोनॉमी में ना मतलब बहुत सारा ऑलरेडी वो है इन्फ्लेशन है, मान लो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, ठीक है, नहीं बेसिकली इकोनॉमी में जब डिप्रेशन है, ठीक है। अगर डिप्रेशन के टाइम में इन्फ्लेशन मतलब ये होगा सरप्लस बजट होगा तो अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है क्यों? समझ लो कि इकोनॉमी में मान लो कि 500 करोड़ है अभी, ठीक है, 500 करोड़ रुपए हैं, ठीक है, बहुत कम है 500 करोड़, समझ लो ऐसा, ठीक है।
ये मान लो मेरी जेब में भी 10 ही रुपए है, ठीक है, और मेरे को जरूरत 100 रुपए की थी बेसिकली, तो क्या होगा अगर सरप्लस बजट है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो गवर्नमेंट में ना मतलब टैक्सेस ज्यादा आ रहे हैं और एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, तो बाहर इकोनॉमी में पैसा कम है, ठीक है, क्योंकि सरकार पे ज्यादा है, तो ये लैक ऑफ एडी है, मतलब ठीक है, एग्रीगेट डिमांड उतनी हो नहीं पा रही है। और अगर ऐसा बजट रहा तो बाहर पैसा ही नहीं है ना, तो डिमांड कैसे करेंगे, और ऐसे सरप्लस बजट हमेशा बना रहा, रिसिप्ट्स आती रही और एक्सपेंडिचर कम होगा तो इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, तो इस हिसाब से एग्रीगेट डिमांड और गिर जाएगी, और एग्रीगेट डिमांड गिरेगी तो हमारा जीडीपी आउटपुट गिरेगा और एम्प्लॉयमेंट भी गिर जाएगी, इसलिए वो अच्छा नहीं है। फिर आ गया डेफिसिट बजट को तुम्हें बताइए, व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट्स। अब इसके मेरिट्स क्या है बेसिकली, ये तब अच्छा है जब बेसिकली इकोनॉमी में एडी कम है या एग्रीगेट डिमांड कम है, तो सरप्लस डेफिसिट बजट के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही होती है और टैक्सेस कमा रहे होते हैं, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी तो बाहर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जाएगा और गवर्नमेंट पे पैसा कम आएगा। अब इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है और वहाँ पे डिमांड भी कम थी, ठीक है, अगर डिमांड कम थी और पैसा ज्यादा गया तो पैसा उन पे ज्यादा आया, अब वो ज्यादा डिमांड करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा बेसिकली आउटपुट बढ़ेगा और इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, ठीक है। और इससे डिमेरिट क्या है, तब अच्छा नहीं है जब ऑलरेडी इकोनॉमी में बहुत डिमांड है। तुम समझो कि एक टाइम आ जाता है कि जब बेसिकली तुम समझ लो सप्लाई, एक देखो सप्लाई इतनी कर सकते, जैसे एक बोतल है पानी की, इसमें तो इससे ज्यादा पानी सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो डिमांड भी तब तक ही अच्छी है, मतलब डिमांड अगर इतने पानी की हो रही है तो ये अच्छा है, पर डिमांड अगर इतने पानी की हो रही है ना तो ये तो इतना ही दे सकती है, तो डिमांड अगर एक हद से ज्यादा बढ़ गई ना तो फायदा कुछ नहीं है। अब मान लो ऑलरेडी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बहुत ज्यादा है, अब तुमने और एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया और डेफिसिट कर दिया बजट, तो क्या होगा डिमांड और बढ़ जाएगी, बट भाई सप्लाई तो इतनी कर सकते हैं, डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, तो इससे क्या होगा बस प्राइसेस बढ़ जाएंगे सारी चीजों के, और इससे एक तरीके से देखा जाए तो सोशल वेलफेयर हिट होगा, क्योंकि प्राइसेस बहुत बढ़ जाएंगे और सब लोग फिर उनको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे कोई तो कंट्री थी मैंने सुना था वहाँ ब्रेड्स वगैरह की बहुत कमी हो गई थी, ठीक है, ये शायद हमने पढ़ा भी है 11 ये 10th या हिस्ट्री में पढ़ा, 9th या 10th में, ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन पढ़ा था, आई डोंट नो, याद नहीं है मेरे को, तुम्हें बताना, ठीक है, तो एक हद से ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो फिर मतलब डिमांड तो सप्लाई तो इतनी ही है ना, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे उस चीज़ के बेसिकली, क्योंकि क्वांटिटी तो कम ही है बट डिमांड इतनी है, सब लोग उसको मांग रहे हैं, तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे उसके, तो इससे एक तरीके से इन्फ्लेशन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो यही था आज के चैप्टर में, मैंने तुम्हें बता दिया गवर्नमेंट बजट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से समझा दिए, गवर्नमेंट बजट भी अच्छे से, मतलब सारे कंपोनेंट्स तुम्हें पता है, बहुत प्यार से समझा दिए मैंने, ठीक है। नेक्स्ट इज वो याद रखना, नीदर नॉन ईदर और वो सब याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर मैंने बता दिया, बजट डेफिसिट सारे बता दिए और इसके इंप्लीकेशंस एक एक करके अच्छे से समझाया, कैसे ये बोरिंग रिक्वायरमेंट बता रहा है, ये कैसे इंटरेस्ट पेमेंट बता रहा है, और जीरो प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है। सॉरी मैं वहाँ पर थोड़ा सा अटक गया था, तुम लोगों ने कुछ और समझ लिया शायद, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा तुम लोग कैसे समझाना था मेरे को भी समझ आया, बट मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है और तुम लोग समझ आ गया होगा, आई होप। नेक्स्ट इज बैलेंस बजट, मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने डीमेरिट बता दिया, अनबैलेंस बजट की बता दिया, 2 पार्ट है और दोनों के मेरिट्स और डीमेरिट्स बता दिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, एक तो मैंने चैप्टर दूसरी बार पढ़ाया है तो मेरे को और अच्छे से याद हो गया, ठीक है, मतलब ये कल भी रिकॉर्ड किया था, आज फिर रिकॉर्ड किया, ठीक है। तो आज की वीडियो में फिलहाल तो इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस नहीं, ठीक है। अभी क्या एक चीज़ और बतानी थी मेरे को कि एक तो तुम्हारी बुक है ना, देखो अगर तुम्हें ये पढ़ लिया तुमने तो उसके बाद भाई नोट्स पढ़ लो, ठीक है, इतनी जल्दी क्यों होती जाने की है, फोन बंद करने लगा है, मैसेज आ रहे हैं किसी के, हैं क्यों मैसेजेस आ रहे हैं कि किसी के, इतना वेट नहीं है किसी से, 1 मिनट तो रुक जाओ, ठीक है। सीन क्या है देखो कि जो मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमने पढ़ लिया ना, थोड़ी देर रेस्ट लो, जिससे बात कर रहे थे करो, बट थोड़ी देर बाद जाके नोट्स पढ़ लेना, वरना तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा एकदम। और नोट्स के लिए तुम इस बुक से पढ़ सकते हो, ये बुक अपने में सेल्फ सफिशिएंट है, अच्छी लैंग्वेज में लिखा है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है, ठीक है। अगर तुम्हें सिंप्लीफाइड भाषा में चाहिए तो मैं अपने नोट्स दूंगा टेलीग्राम में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो उसमें तुम जाओगे तो मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है, उससे तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखे हैं और सब हाईलाइट भी कर दिए हैं, ये थोड़ा ज़्यादा ही लिखा है इसमें, बट अगर तुम इसमें पढ़ोगे तो अच्छा है, ठीक है, बुरा नहीं है, मैं अपनी बुक का वो नहीं कर रहा हूँ प्रमोशन, अपने नोट्स का, बट ये दिस इज सफिशिएंट, ओके। चलो अब कहते हैं आज की वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस।